मुंबई के पायाधुनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं। क्या हमारे घर तक पहुंच रहे फल सुरक्षित है? इस घटना को लेकर न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाले पहलू भी सामने आए हैं। आखिर कैसे जहरीले या मिलावटी फल बाजार से होते हुए आपकी थाली तक पहुंच जाते हैं, और क्या आप भी अनजाने में फलों के नाम पर कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे जो आपकी जान का दुश्मन बन जाए? देखिए इस खास रिपोर्ट में। फलों के नाम पर जहरीला कारोबार, बाजार से फल खरीदते वक्त सावधान। मीठे फलों के नाम पर बिकता जहर। फल हमें सेहतमंद रखने का जरिया है, लेकिन यही फल अगर जहर बन जाएं, तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ में कई जगह फलों को पकाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम आपको सीधे वहां ले आए हैं जहां से फल बाजार तक और फिर आपके घर तक पहुंचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक खरबूजे के खेत में, और खरबूजे के खेत में इसलिए हैं क्योंकि मुंबई में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, और जो शक जताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तरबूज खाने से मौत हुई है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साफ हो पाएगा कि तरबूज जहरीला था या नहीं है, लेकिन जिस बात की चर्चाएं हैं कि जो तरबूज था वो जहरीला था, कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन वगैरह तरबूज में खेत में ही लगा दिया जाता है जिससे कि तरबूज ज़्यादा बड़ा हो जाए, मीठा हो जाए और मार्केट में बिके। तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए, ये खरबूज है, खरबूज जो कि पक रहा है अभी, और अगर ये आम तौर पे इस खेत में अगर हम इसको छोड़ दें तो अगले 7-8 दिन लगेगा अभी इसको मार्केट में ठीक तरीके से पक कर मीठा होकर आने में। मुंबई में 4 लोगों की मौत के बाद सवाल उठे। पहचान न बताने की शर्त पर कुछ किसानों ने कैमरे के सामने पूरी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की। हाथ में एक इंजेक्शन है और कहते हैं कि ये इंजेक्शन जो है इससे हार्मोन बूस्ट होता है फलों का, और ये इंजेक्शन जिससे दिया जाता है, और ये है कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पदार्थों से फलों को जल्दी पकाया जाता है, जो शरीर में जहर की तरह असर डाल सकते हैं। ये बढ़ाने के लिए है, मीठा करने के लिए। मीठा करने हो, अब बड़ा भी हो जाएगा? बड़ा भी होगा। अभी लगाएंगे तो कब तक हो जाएगा? 1-2 दिन में हो जाएगा। खेत से लाइव डेमो में दिखाया गया कि कैसे फलों को समय से पहले बड़ा और आकर्षक बनाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सर, इसमें हार्मोन्स बढ़ते हैं जो है, तो लगाने से बस बढ़ जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, मीठा हो जाता है, चमकीला हो जाता है और बिकता अच्छा है। दिखता अच्छा, जब लाइट से होगी तो बिकेगा अच्छा। फल की डाली या बेल में सीधे केमिकल डाला जाता है जिससे उसका आकार तेजी से बढ़ता है। सिर्फ 5 ml दवा पानी में मिलाकर हार्मोन स्प्रे किया जाता है और महज 24 से 48 घंटे के भीतर फल बाजार के लिए तैयार हो जाता है। इंजेक्शन पड़ा है कि नहीं, है कि नहीं, ये डाल दिया आपने। दूसरा फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, एक ही से ये सब काम हो रहा है। फिर चौथे जगह, और इससे ये पूरा तमाम जितने भी फल हैं सब बड़े हो जाएंगे। कितना दिन लगेगा? 1-2 दिन लगेगा। 1-2 दिन मैंने 24 से 48 घंटे। बाजार में ये फल देखने में चमकदार और स्वाद में मीठे लगते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा होता है केमिकल का दिखावट और स्वाद के नाम पर सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आम तौर पे अगर ये खरबूज को मार्केट में जाना हो तो कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। 10 दिन? यानी 10 दिन इंतजार नहीं हो सकता। और ये जो है ये केवल 100 पूरा आपने डाल दिया, पूरा डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये रो में जितने भी खरबूज हैं ये पककर तैयार हो जाएंगे अगले 24 से 48 घंटे में। जांच में जिन केमिकल्स का जिक्र सामने आया वो खतरे की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। रिटार्डो एक फंगीसाइड और एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल फसलों में फंगस खत्म करने के लिए होता है। अगर यही सीधे शरीर में चला जाए तो ये गंभीर जहर पैदा कर सकता है। इंजेक्शन काफी नहीं होता है, ये पानी में डाले आप? पानी में ढीला रहता है। कितना मिलीलीटर आपने इसको डाला है? 5 मिलीलीटर। 5 मिलीमीटर। हाँ,
बस केवल 5 मिलीलीटर काफी है। 5 इससे ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा? तो नहीं, बढ़िया काम नहीं करेगा। हो गया है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, पानी के साथ इसको मिक्स किया गया है 5 लीटर इस दवाई को, और उसके बाद देखिए यहाँ पर, और अब इसको बंद किया जा रहा है। इस स्प्रे के बाद जो फल आमतौर पर 8 से 10 दिन पकने में लेता है, वो 1 से 2 दिन में पक जाता है। बूस्टर जैसे घोल जिनमें सीवीड और अमीनो एसिड एग्रीकल्चर कंसंट्रेशन में होते हैं, वो भी मानव शरीर के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब ये रसायन इंजेक्शन के जरिए सीधे फल के अंदर डाले जाते हैं। इससे फल के एक हिस्से में जहर की मात्रा बेहद ज्यादा हो जाती है, और ये सिर्फ ऊपर तक सीमित नहीं रहता, अंदर तक फैल जाता है। यही वजह है कि ऐसे फल को सिर्फ धो लेने या काट देने से भी खतरा कम नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। खाते भी हैं, तो कैसे ये देखा जाए कि वो फल सही है, नकली है या क्या है, कैसे सावधानियां रखा जाए? बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है, जब हम फूड अडल्ट्रेशन या मिलावट की बात करते हैं तो आमतौर पे लोगों के मन में दही, दूध या ऐसी चीज़ें आती हैं, और फलों के बारे में हम अक्सर कहा करते हैं कि फल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे हम भी कहते हैं कि सीजनल और रीजनल फ्रूट्स आपको खाने हैं, और गर्मियों में हाइड्रेशन रखने के लिए तरबूज वगैरह को एडवाइस किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तरबूज में अडल्ट्रेशन कैसे हो सकती है? इसमें साइंटिफिकली देखें तो मुख्य तरह से 2 कारण हो सकते हैं। एक तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, कि बैक्टीरिया इस तरबूज में कैसे एंटर करा, दूसरा फिर कोई ना कोई केमिकल पॉइजनिंग। मुंबई की इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम जो खा रहे हैं वो सच में सुरक्षित है? चमकदार और मीठे फलों के पीछे छुपा केमिकल का खेल अब सामने आ रहा है। सावधानी ही बचाव है। सही पहचान, सही खरीद और जागरूकता ही आपकी सेहत की सबसे बड़ी सुरक्षा है। और वहीं टीएमसी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम की सील तोड़ी गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। टीएमसी ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसको लेकर चुनाव आयोग भी तुरंत हरकत में आ चुका है। आयोग ने जवाब में कहा कि कहीं स्ट्रांग रूम का ताला नहीं टूटा है, अफवाह फैलाई जा रही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कोलकाता के काउंटिंग सेंटर पर आधी रात क्या हुआ? इस स्ट्रांग रूम में हुआ क्या? क्यों पहुंच गई सीएम ममता? तीस अप्रैल रात 8:15। ये कोई तस्वीर है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया को, और वो स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हैं। दीदी क्या है वो? दीदी वीडियो में क्या है? मैंने सोचा मैं वीडियो देख के आऊं, तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। रात के वक्त सीएम ममता बनर्जी अचानक से भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल पहुंची। यहीं पर चुनाव का स्ट्रांग रूम है। करीब 3 से 4 घंटे तक ममता बनर्जी ने यहां अंदर जाकर सुरक्षा का निरीक्षण किया। इसके ठीक 15 मिनट पहले क्या हुआ, अब वो देखिए। 30 अप्रैल रात 8 बजे टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष कोलकाता के दूसरे स्ट्रांग रूम जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में बना है वहां पहुंचे। इस स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। टीएमसी नेताओं ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर गड़बड़ी का आरोप लगाया। ये इसका चोरी का इरादा पकड़ा गया, इसीलिए भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, तृणमूल कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है, और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और सुरक्षा बल जो है वो एक दूसरे के बीच में वो झड़प कर रहे हैं, और इनका आरोप यही है कि जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है। और ये खास ये बेहद अहम तस्वीरें हैं और जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से के कार्यकर्ताओं के हंगामे की और यहाँ पर कैद है। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो पूरा हंगामा है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो बहुत ही यहाँ पर अजीबोगरीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। 30 अप्रैल रात 10:15 बजे
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने बताया कि सीसीटीवी में जो दिख रहा था वो नियम के तहत पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र की छटनी का काम था। ईवीएम वाला मुख्य स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम ठीक है, एकदम ठीक रहेगी। जैसे इलेक्शन एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है, काउंटिंग में 100% नीट एंड क्लीन होगी, निश्चिंत रहिए एकदम। 30 अप्रैल रात 10:30 बजे चोरी कर रहे हैं, चोरी हारने के डर से आई है ममता बनर्जी। इधर भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल स्कूल में बने इस स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ धरना देने पहुंचे और इसके बाद शुरू हुई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने की नारेबाजी। ये ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी है। ये देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं और ये कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम जहाँ पर ईवीएम रखी गई है उसके ठीक बाहर ये गाड़ी क्यों आके खड़ी है। ये जब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इधर राकेश नेगी जी जरा ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये स्ट्रांग रूम है, ये स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर ईवीएम्स रखी गई। आप लोग क्या कह रहे हैं? की भावे गाड़ी खड़े लो 100 मीटर। देखिए ये गाड़ी पर देखिए हमला कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। हंगामा यहाँ पर हो रहा है जबरदस्त तरीके से। 30 अप्रैल रात 10:45 भवानीपुर शेखावत मेमोरियल स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक वैन को रोका। आरोप लगा कि ये टीएमसी की वैन थी। इस वैन की मौजूदगी से तनाव बढ़ गया। बीजेपी का आरोप था कि वैन का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए हो रहा था। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के लोग पुलिस की सहायता से इस गाड़ी को ले जाना चाहते हैं, जबकि हाँ इस गाड़ी में क्या है? अरे वो तो पता नहीं टीएमसी का जो है चोरा कि यहाँ पर कोई बक रहा था। ये इस गाड़ी में क्या है ये अभी भी पता नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और गाड़ी को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं देखिए यहाँ पर उस गाड़ी को रोक रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं देखिए गाड़ी के आगे, बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी के आगे खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है। भारी पुलिस बल है, पुलिस बल के लोग देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि गाड़ी में क्या है। ये देखिए तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी है ये, और बीजेपी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि गाड़ी में क्या है। ये लोग लेकर के गाड़ी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं और गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपस में भिड़ गए हैं। उसके बाद अब इस गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश हो रही है। जद्दोजहद लगातार चल रही है, लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। ममता बनर्जी अब भी अंदर हैं और बाहर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत कई बार हुई। ये गाड़ी जो आई थी, जो स्ट्रांग रूम के ठीक बगल में खड़ी थी, वो यहाँ से जाने नहीं दी जा रही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इसमें कुछ तो है, या तो ले जाने के लिए या कुछ ले आया गया था जिसको लेके भाग रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार के मौसम की भी कर लेते हैं। बिहार में ठनका गिरने और तेज बारिश को लेकर एक साथ 11 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम पूरी तरीके से सतर्क है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया जा चुका है। 1070 से पल पल सूचना प्राप्त किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम का जिम्मा एसडीआरएफ के जवान और अधिकारी भी संभाल रहे हैं। लोगों से एहतियात बरतने की अपील है। जिन जिलों में दोपहर 3 बजे तक अलर्ट है उसमें दरभंगा, पटना, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, मधुबनी का एरिया है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर के साथ ही सारण, सीतामढ़ी जिला भी शामिल बताया जा रहा है। एसडीआरएफ जवान की माने तो 29 अप्रैल को ठनका आंधी में 6 लोगों की जान चली गई और ऐसे में ठनका से पूरी तरीके से सावधानी बरतने की अपील हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। दिखाते हैं आपको उनकी पूरी रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से प्री मानसून की बारिश हो रही है, तो आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों को अलर्ट कर दिया है। यानी आंधी तूफान गरज के साथ
ठनका गिरने और तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 11 जिले जो हैं दरभंगा, पटना, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर, सारण और सीतामढ़ी में ऑरेंज के साथ साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस दौरान जो है आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम जो है पूरी तरह से एक्टिव है। छुट्टी का दिन है, बावजूद एसडीआरएफ के जवान हैं या आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मी और अधिकारी जो हैं मुस्तैद हैं। सर आज ऑरेंज अलर्ट भी है और येलो अलर्ट भी है 11 जिलों में। और इस दौरान मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि लोगों को घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, पेड़ पौधे के नीचे नहीं छिपना है, बिजली के खंभों के पास नहीं जाना है और मौसम विभाग द्वारा जो भी चेतावनी दी गई उसका पालन करना है। बिल्कुल। अभी कहीं से कोई अप्रिय घटना आज के डेट में सर आज तो नहीं कहीं से आया अप्रिय घटना, लेकिन परसों का घटना आया था जिसमें ये आपके अपील का कितना असर हो रहा है, खासकर जो पेड़ के नीचे रुक जाते हैं किसान, जो है खेतों में चले जाते हैं, जो ठनके की चपेट में आते हैं, तो कितना असर इसका हो रहा है? आता है सर, असर इसका लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जिलों से कॉल आता है कि सर कब बारिश होगा, कब नहीं होगा, ये सब पूछते रहते हैं लोग पूछते हैं। जी सर। अभी कंट्रोल रूम में जो टोल फ्री नंबर है वो भी जारी है? जी सर, 1070 पे सभी लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं कि कब बारिश होगा, कहाँ पर बारिश होगा। लोग सतर्क रहते हैं और पूछते रहते हैं। रेड अलर्ट भी है कहीं पर? नहीं सर, आज के डेट में रेड ऑरेंज अलर्ट जी, ऑरेंज और येलो अलर्ट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर कांस्टेबल सुभाष कुमार। और हर खबर की मॉनिटरिंग हो रही है और एक भी जानकारी अगर मिलती है तो तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। यानी देश भर में कहा जाए अभी मानसून धीरे धीरे एक्टिव होने लगा है और प्री मानसून की जो बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कई महिला एसडीआरएफ जवान भी देखिए यहाँ पर आप जो है अलर्ट मोड में है, यानी 24/7 जो है ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है। और कहा जा रहा है कि परसों से जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ है, ऐसे में विशेष एहतियात बरती जा रही है और लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और वहीं ईरान और यूएस इजरायल के साथ जंग दोबारा शुरू होने की आशंका के बीच अमेरिका से 6500 टन सैन्य उपकरणों की खेप इजरायल पहुंची है और इसमें हजारों गोला बारूद, हल्की बख्तरबंद गाड़ियां शामिल बताई जा रही हैं। हालात को देखते हुए तनाव बढ़ने की आशंका भी जाहिर हो रही है और यही वजह है कि अमेरिका पूरी तैयारी के साथ ईरान के खिलाफ खड़ा रहना चाहता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां इसमें शामिल बताई जा रही हैं, जो कि इजरायल को भेजा जा रहा है। यूएस की तरफ से ईरान को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। बीच में खबर यह भी थी कि ये जंग खत्म हो सकती है, लेकिन इन तैयारियों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा। Well, I mean, I don't know what stubborn is because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. They want to make a deal badly. And we have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out along with their military, almost all of their military. I mean, think of it. 159 ships was their total navy. 159 ships are gone. They're underwater. They're way below sea level. Sea level is a big difference. Pretty deep waters over there too. So, I don't know that we need it. We might need it. We might need it. और वहीं हॉर्मुज खोलने के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड हमले का ब्लूप्रिंट ट्रंप को बताएगा। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि वो हर हाल में अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल क्षमता की रक्षा करेंगे। लेकिन इस बीच ट्रंप ने पुतिन से फोन पर 90 मिनट तक बात की है। दोनों के बीच ईरान और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा की गई है, लेकिन संकेत यह है कि ट्रंप का ऑपरेशन स्टॉर्म जल्द शुरू होने वाला है। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। दो 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन ईरान पर नजर गड़ाए हुए हैं। पच्चीस से ज्यादा जंगी जहाज ने हॉर्मुज को घेर लिया है। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। ट्रंप का तूफान, बढ़ा जंग का तापमान।
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 लॉन्च। फरवरी के आखिर में जब अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया तो ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों को निशाना बनाया, तेहरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किए, खार्ग द्वीप पर हमले हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी हुई। ट्रंप ने कहा हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, लेकिन अब बात नेगोशिएशन पर अटकी हुई है। पाकिस्तान में जेडी वेंस की अगुवाई में बातचीत फेल हो गई। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से ही इनकार कर दिया। सवाल ये, अब आगे क्या होगा? 2 दिन में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट जारी किए। एक पोस्ट में ईरान पर अमेरिका की शर्त मानने का दबाव बनाया, ईरान को समझदार होने की सलाह दी और खुद को बैड गाय बताते हुए दूसरे पोस्ट में युद्ध की चेतावनी दी और ऐसे तूफान के आने का दावा किया जिसे रोका नहीं जा सकता। आखिर ट्रंप का इरादा क्या है? ट्रंप का टारगेट हॉर्मुज नहीं है। ट्रंप की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है ईरान। ट्रंप को सिर्फ ईरान को तोड़ना नहीं है, वो चाहते हैं ओपेक पर कंट्रोल। ओपेक पर कंट्रोल का मतलब है मिडिल ईस्ट के पूरे तेल कारोबार पर कंट्रोल। ओपेक कंट्रोल हुआ तो अमेरिका तेल की कीमतों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएगा। ओपेक में सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक यूएई ओपेक से बाहर हो गया है, जबकि तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक ईरान अमेरिका के काबू से अभी भी बाहर है। ईरान अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु ताकत हासिल कर ले, नहीं तो वो अमेरिका के रडार से भी बाहर हो जाएगा। You cannot let Iran have a nuclear weapon, and that supersedes everything else. चालीस दिन की लड़ाई तेहरान पर डील का दबाव बनाने में कामयाब नहीं होने के बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ जंग का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अमेरिका का यह हमला कितने दिनों का होगा? क्या अमेरिका छोटा लेकिन ताकतवर हमला करेगा? अमेरिका का मकसद ईरान को डील के लिए झुकाना है, ईरान के खिलाफ चल रही जंग को निर्णायक मोड़ देना है। अमेरिका इस बार पावर प्लांट, एनर्जी साइट और बची हुई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन साइट को निशाना बना सकता है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई साइट को फिर से निशाना बना सकता है। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो पहले से कहीं तेज पलटवार की चेतावनी दे चुका है। ईरान युद्ध की शुरुआत से ही इलाके के देशों, खासकर खाड़ी देशों को चेतावनी देता रहा कि जीसीसी देशों पर ईरान के हमले की वजह अमेरिका की मौजूदगी है। ईरान जीसीसी देशों से अमेरिका से दूरी बनाने और इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने की अपील करता है। अमेरिका और ईरान में जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को पूरा ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया है, लेकिन इस बीच एक बम व्हाइट हाउस में फूटा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडी वेंस ने पूछा कि क्या ट्रंप के सामने जंग की जो सुनहरी तस्वीर पेश की जा रही है, क्या वो सचमुच हकीकत है, और क्या पेंटागन ने अमेरिकी मिसाइल भंडारों में आई भारी कमी को कम करके दिखाया है। और इस रिपोर्ट के साथ